तो स्किल पे फोकस करना है। अगर आपके स्किल्स अच्छे हो गए ना धीरे धीरे, तो आपको एकेडमिक्स वाली चीजें खुद ही कोप अप होने लग जाएगी आराम से। ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, कभी कभी लाइफ में कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात होती है, ऐसे बात होती है जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो भी इवन पास आउट स्टूडेंट्स हैं, इवन जो टीचर्स हैं, सबको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं चित्रा जैन से, जो बीटेक कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर स्टूडेंट है, और उनसे बात करते हैं। राइट, सो आई वेलकम चित्रा जैन। सो चित्रा, वेलकम टू द चैनल। चित्रा, अपने बारे में बताइए, और आप आज की डेट में पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे क्या है। ओके, तो मेरा नाम चित्रा जैन है। अभी मैं को यूनिवर्सिटी में हूँ, थर्ड ईयर में। जब मैंने पेड इंटर्नशिप स्टार्ट किया था तो मैं सेकेंड ईयर में थी। सो कोडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट तो मेरा स्टार्टिंग से ही था। तो वही इंटरेस्ट को परस्यू करते हुए पहले इनिशियली तो सिर्फ डीएसए वगैरह कर रहे थे, फिर मैंने थोड़ा ओपन सोर्स वगैरह के बारे में पढ़ना शुरू किया। और वहां से मैंने टाइप स्क्रिप्ट के बारे में, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट के बारे में कोई बताता नहीं है, मोस्टली जावा स्क्रिप्ट वगैरह के बारे में बताते हैं। फिर मेरे को पता चला कि अच्छा, इंडस्ट्री में तो टाइप स्क्रिप्ट यूज होता है। फिर मैंने उसको सीखा और फिर मैंने ये इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और फिर मेरे को मिल गया लकीली। तो फॉर द फर्स्ट मंथ आई वाजंट अश्योर्ड इफ आई बी पेड, है ना। एंड मेरा एक ट्रेनिंग टाइप प्रोसेस चल रहा था जहाँ पे मेरे को प्रोजेक्ट समझाया जा रहा था और मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे करने ये सब समझाया जा रहा था। बट व्हेन आई वाज एबल टू कंट्रीब्यूट टू देयर प्रोजेक्ट एंड मेरा फर्स्ट इंडस्ट्रियल एक फुल एक्सेप्ट हुआ, तो आफ्टर दैट दे फाउंड इट कि हाँ, आई एम वैल्यूएबल टू द कंपनी एंड देन दे ऑफर्ड मी अ पेड स्टाइपेंड। तो सेकेंड ईयर में चित्रा, आपने इंटर्नशिप की शुरुआत की, कैसे कैसे आया ये दिमाग में? मतलब जब मैं अपने टाइम पे सेकेंड ईयर में था, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि पेड इंटर्नशिप कहीं मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा सोचते थे तो भाई कहीं जाके ट्यूशन पढ़ा लो। ये कैसे आया, कैसे दिमाग में आया? तो बेसिकली ये स्टार्ट तो बहुत पहले हुआ था, क्योंकि मैं ना अपने स्कूल टाइम से थोड़ा कोडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड थी। मैंने रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स किए थे। तो उससे हम क्या हुआ था कि हम लोग काफी आईआईटीज वगैरह में आ जाते रहते थे, तो हमारे कनेक्शंस अच्छे थे मेरे। तो फिर वहां से मेरे काफी सारे, इवन अभी भी मेरे कनेक्शंस है कुछ जो कि गूगल वगैरह में जो है सीनियर्स, वो जॉब कर रहे हैं। तो वहां से उनसे मेरा जब इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने मुझे समझाया, उनसे मैं बात करती थी फ्रिक्वेंटली, तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे चीजें वर्क करती है। तो फिर वहां से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। तो जब मैं कॉलेज में आई तो सबसे पहले, क्योंकि इनिशियली सभी ये बोलते हैं कि डीएसए करो, तो डीएसए किया। पर डीएसए जैसे थोड़ा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज कर देता है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, डीएसए अगर अभी नहीं करने का मन कर रहा है इतना, और ऐसा लग रहा था कि अभी तो नहीं काम में आ रहा है इतना डीएसए, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा कोडिंग करने की, मतलब वेब डेवलपमेंट की तरफ तरफ जाते हैं। तो वेब डेवलपमेंट भले ही सब बोलते हैं कि रैट रेस है, बट वो रैट रेस जो बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट करके ही रुक जाते हैं। पर अगर आप आगे के देखो तो वहाँ पे बहुत एफिशिएंसी है। जैसे अगर नेक्स्ट जेएस वगैरह आ गया, हमारा डॉकर आ गया, क्यूबरनेटिस, ये सब जो हमारे डेवऑप्स के टूल्स है, इसमें काफी कम लोग हैं जो काम करते हैं। इवन आधे लोगों को शायद पता भी नहीं होता कि ये सब चीजें वर्क कैसे करती है और ये सब होता क्या है। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अपने आप को, स्किल सेट को अपने इम्प्रूव करने की कोशिश की, सीखना शुरू किया। और सीखने का बेस्ट तरीका तो मुझे यही लग रहा था कि ओपन सोर्स, मतलब प्रोजेक्ट्स उठा के देखना, उनको समझने की कोशिश करना, उनके कोड बेस को कि कैसे वर्क कर रहे हैं। जब मैंने ये सब करने की कोशिश की तो धीरे धीरे मेरे को खुद ही समझ आने लगा कि अच्छा, ये सब चीजें मैं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इंटर्नशिप के लिए सोचा कि चलिए अब एक बार इंटर्नशिप ट्राई करते हैं, कि टेस्ट करने के लिए, क्योंकि टेस्ट करने का तरीका मेरे को लगा कि एक यही है, या तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करो या फिर अपने आप को देखो कि हम कहाँ स्टैंड कर पाते हैं। क्योंकि कॉलेज में जो हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, इतना तो समझ आ रहा था कि वो प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री लेवल पे तो नहीं ऐसे वर्क करते होंगे। तो बस अपने आप को टेस्ट करने के लिए मैंने इंटर्नशिप हंट करना शुरू किया था, जब मैं शायद सेकेंड ईयर में एंटर ही हुई थी तब। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हंट करके, लाइक टिल आई वाज फेब्रवरी में मेरे को एक इंटर्नशिप मिला था। तो इंटर्नशिप जब आपको मिली, तो उससे पहले का थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से आपने कंपनी को अप्रोच किया? क्या एक
नॉर्मल प्रोसेस रहता है? अगर किसी मान लो कोई स्टूडेंट, जैसे आपके पास तो फॉर्चुनेटली कुछ एडवाइजर्स या आपको कुछ मेंटर्स थे, आपके कनेक्ट्स थे, लेकिन एक स्टूडेंट जिसके पास अज्यूम करते हैं कि कोई कनेक्ट नहीं हो, तो हाउ ही और शी कैन अप्रोच टू अ कंपनी? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको ना यूट्यूब पे ही जाके, मतलब मेरे को लगता है यूट्यूब बेस्ट सोर्स है लर्निंग का, भले हम कितने भी पेड कोर्सेज ले लें, पर यूट्यूब अच्छा सोर्स है एक लर्निंग का। और एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा, थोड़ा स्कैटर्ड मिलेगा। तो आपको एक अपने लिए रोड मैप बनाना जरूरी होता है। अब काफी लोगों को लगता है कि रोड मैप से क्या होता है, रोड मैप की इतनी वीडियोस है। नहीं, आप एक जब रोड मैप बनाते हो ना, तो आपके माइंड में सेट हो जाता है कि आपको क्या अचीव करना है और कितने टाइम में अचीव करना है, तो आप उसमें ना खुद काम करना शुरू कर देते हो। और आपका मतलब ये चीज काफी लोग नहीं मानते, पर हमारे माइंड में ना लिखी हुई चीजें ना बहुत टाइम तक रहती है और वो प्रोसेस होती है, तो कहीं ना वो चीज वर्क करती है। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए एक रोड मैप बनाया कि मेरे को हर साल में मैं ये बनाती हूँ कि मेरे को इस साल में क्या क्या अचीव करना है। तो मैंने वैसे ही सेकेंड ईयर के लिए बनाया था। तो मैंने स्टार्ट किया था कि मेरे को सबसे पहले थोड़े ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ट्राई करना है, थोड़ा अपना स्किल सेट इंप्रूव करना है, और एक इंटर्नशिप के लिए। तो जब इंटर्नशिप के लिए मैंने करा था, तो मेरे को उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे मिलेगी इंटर्नशिप, क्या होगा। कॉलेज में कोई इस बारे में इतना ज्यादा बात भी नहीं करता था। तो फिर मैंने लिंक्डइन पे देखा, लिंक्डइन पे कनेक्शंस देखे और लोगों के पेजेस पे देखे कि उनको इंटर्नशिप्स मिल रही है। तो अब मैं काफी लोगों को तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप्स मिल रहे थे, और काफी लोग ना ऐसी कंपनीज में इंटर्नशिप कर रहे थे जो कि नहीं थी। मेरे साथ बाउंडेशन क्या थी कि मेरे को कॉलेज भी अटेंड करना था और साथ साथ में इंटर्नशिप करनी थी। तो इसके लिए मैं ये इंटर्नशिप नहीं कर सकती जिसमें मेरे को जाना पड़ता था। तो मैंने ऐसी कंपनीज ढूंढनी शुरू की, हंट करनी शुरू की जो मेरे लोकेशन के पास में हो, और जो रिमोट इंटर्नशिप या जो रिमोट वर्क ऑफर करती हो। मेरी जो कंपनी है वो ऐसे एक्सप्लिसिटली बोलती नहीं है कि वो एक इंटर्नशिप ऑफर करती है या उनके पास स्पेस है खाली, वो डायरेक्ट हायर करती है। पर मेरे को जब ऐसे मैंने कंपनीज ढूंढी, एक लिस्ट बनाया उन कंपनीज का जो कि रिमोट वर्क आसपास के एरिया में ऑफर करती हैं। फिर जब मेरे को वो कंपनी मिली तो मैंने उनको देखा कि अच्छा क्या है, उनके फिर लोगों से मैंने लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाया। अब लिंक्डइन पे कनेक्शंस तो बन ही जाते हैं, बट अगर आप भेजो तो कोई ना कोई तो एक्सेप्ट कर ही लेता है पूरी कंपनी में। फिर उनसे मैंने उनका समझा कि उनका वर्क फ्लो कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। फिर मेरे जब मेरी थोड़ी जान पहचान हो गई, जैसे कि आपसे मेरा कनेक्शन बना था एक, वैसे ही जैसे मेरे उनसे भी थोड़ी सी ऐसे लिंकेज हुई। फिर मैंने उनको कहा कि मतलब मैंने ये प्रोजेक्ट्स है जिसमें मैंने काम कर रखा है। मेरे को लगता है सबसे बेस्ट तरीका अगर आपको किसी को अप्लाई करना है ना, तो यही है कि आप उनको दिखाओ कि आपने इस पे काम कर रखा है ऑलरेडी, और आप उनके में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर उनको वैल्यू दिखेगी तो वो आपको ऑब्वियसली हायर कर लेंगे, है ना। तो मैंने उनको ऐसे ही दिखाए। मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बना रखे थे उस टाइम पे, जो कि रिएक्ट जेएस और टाइप स्क्रिप्ट, और मतलब बैकएंड भी था, पर उनको उस टाइम पे बैकएंड के इंटर्न की जरूरत थी नहीं मतलब। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उनको अच्छा लगा वर्क, ठीक, उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा इम्प्रेसिव है। फिर उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो काफी बार ऐसा होता है, काफी कंपनीज में रहता है कि ये हो सकता है क्या मतलब यूट्यूब से देख के बना लिया हो और नहीं आता हो इतना। तो इसलिए उन्होंने इनिशियली मुझे सिर्फ एक ट्रायल पीरियड के लिए रखा था। उन्होंने कहा था कि अभी हम आपको स्टाइपेंड का कुछ गारंटी नहीं कर सकते हैं, पर आप जब हमारे यहाँ थोड़ा कुछ हमें लगेगा कि आप वैल्यू दे पा रहे हो, तो हम आपको स्टाइपेंड दे देंगे। तो यही था मेरा प्रोसेस कि मैंने सबसे पहले अपनी मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैंने सबसे पहले एकदम प्रॉपरली लिखा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे ऐसे ही चाहिए, क्योंकि मैं नहीं वर्क कर पाऊंगी दूसरी तरह। और फिर उसी रिक्वायरमेंट के आसपास के जो थे मैंने उनको ढूंढा। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगा था, मतलब हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने स्टार्ट किया था इंटर्नशिप ढूंढना अराउंड अक्टूबर में, जब मैं सेकेंड ईयर में थी, और मेरे को मिला इंटर्नशिप फेब्रवरी में। तो अराउंड 5-6 मंथ्स का प्रोसेस था ये। तो हाँ, बीच बीच में ऐसा लगता था यार कभी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे होगा। बट आई गेस not losing hope is the best option that you have. So your university is a private university, हाँ, and the way you are saying it, I assume कि this is not through the college, right? You have worked for it. So LinkedIn पे आप लोगों को मैसेज करते थे, बहुत बार लोग रिप्लाई भी नहीं करते होंगे, 10 लोग जैसे आपने मेंशन किया, out of them some might have replied, some might not have replied, तो ऐसा dishearten होता होगा आपको, तो कैसे कोप अप कैसे करते थे और कैसे आती है, मतलब इतनी कम एज में कैसे इतनी मेच्योरिटी आती है कि मतलब इतना कुछ करना है?
मतलब मेरे को लगता है ये मैच्योरिटी ना आपको कोई दे ही नहीं सकता। अगर आपको होता है ना कि यार कुछ तो करना है, मतलब ठीक है नहीं होगा तो मतलब एक मोमेंट आता है आपकी लाइफ में, आप ना जब कहते हो कि क्या होगा, ज्यादा नहीं करेगा ना टेक्स्ट, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा मैं जानती हूँ ज्यादा कुछ, कौन सा मेरी कोई बेइज्जती हो रही है। तो एक मोमेंट जब ये आ जाता है ना, तो आप फिर इतना सोचना छोड़ देते हो। आपको लगता है आप खुद ही ढूंढने लग जाते हो कि अच्छा इस इंसान की प्रोफाइल अच्छी है, ये मतलब जैसे मैंने आपको किया था, तो मेरे को उस टाइम पे रिसर्च में था इंटरेस्ट। तो मैंने आपको ही नहीं, मैंने काफी लोगों को रिसर्च पे करा था टेक्स्ट आईआईटी रुड़की से, क्योंकि रुड़की पास में, तो मेरे को लगा था एक अच्छा सा कोलैबोरेशन हो पाएगा शायद से, है ना, और इवन हुआ भी, है ना। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को टेक्स्ट करना शुरू किया। फिर जब आप ऐसे करते हो ना, तो आपको लगता है कि ठीक है ना, कोई नहीं करेगा रिप्लाई तो क्या, पर 10 में से 2 तो कर ही देते हैं रिप्लाई। और आपको ये भी देखना होता है कि वो इंसान कितना एक्टिव है अपने लिंक्डइन पे। अगर वो इंसान एक्टिव नहीं है तो फिर उनकी भी गलती नहीं, क्या पता वो यूज ही ना कर रहे हो। तो आपको देखना है ये चीज तो कि आपकी रिक्वायरमेंट के साथ कौन मैच कर रहा है और वो कितना एक्टिव है। और फिर आपको उनको एक बस मैसेज करना होता है नॉर्मली, तो कर ही देते हैं लोग रिप्लाई। मैंने इतना जितना नोटिस किया है कि आप अगर प्रॉपरली एक सही इंसान को ढूंढ के टेक्स्ट करो तो वो रिप्लाई कर ही देंगे आपको। तो एक तो हो गया आपका इंटर्नशिप का जर्नी, काफी अच्छा आपने बताया। अब आपने रिसर्च पेपर मेंशन किया, तो मैं बताता हूँ कैसे आपने, जैसे आपने मेंशन किया, तो चित्रा वंस अपॉन अ टाइम, आई थिंक बैक इन 6 7 8 मंथ, मैसेज मी ओवर लिंक्डइन, राइट, फॉर गेटिंग द प्लेगरिज्म चेक ऑफ अ हम्म। रिसर्च पेपर। आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, रिसर्च पेपर जो होते हैं, जो अच्छे जर्नल्स में आते हैं, वो ऐसा नहीं कि आपने एक टेक्स्ट कहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, तो दे आर प्लेगराइज, उसका प्लेगरिज्म चेक होता है। मतलब कि आपने कहीं से कॉपी नहीं किया। तो उस प्लेगरिज्म चेक के लिए चित्र ने मुझे अप्रोच किया, and luckily I have responded so that we can have this conversation today. And from that point onward, we have been in constant touch. और I was so amazed कि मतलब I think when she has contacted me, you were in second year. So I was या so amazed कि यार plagiarism का तो नाम नहीं पता होता second year student को। तो अब रिसर्च पेपर के बारे में बताइए, कैसे दिमाग में आया कि रिसर्च पेपर लिखना है, कितने रिसर्च पेपर आज तक पब्लिश किए, और उस डायरेक्शन में क्या चैलेंजेस आपको ऑब्जर्व। ओके सो देखिए, रिसर्च पेपर तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कि होता क्या है, पता ही नहीं था। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि सेकेंड ईयर में मैंने एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने ना एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि एक अच्छा प्रोजेक्ट था, और हमें लगा कि ये प्रोजेक्ट शायद से वैल्यूएबल हो सकता है, तो इसको ना कोई चुराए ना, मतलब जैसे पेटेंट टाइप्स का हम कुछ ढूंढने लगे। तो हमें पेटेंट्स कॉपीराइट्स के बारे में पता था, जो यूट्यूब से पता चलता है ना, कि यूट्यूब पे कॉपीराइट वीडियोस होती है। तो मेरे को लगा कि प्रोजेक्ट्स के लिए भी कुछ होगा, तो हमने उस पे पेटेंट्स के बारे में ढूंढना शुरू किया। जब पेटेंट्स के बारे में ढूंढना शुरू किया, तो हमारी यूनिवर्सिटी में हमने ऐसे टीचर्स से पूछना शुरू किया। तो आपके कितना भी बुरा कॉलेज हो, एक या दो प्रोफेसर टीचर्स आपको मिल ही जाएंगे जो कि ना थोड़े अच्छे होंगे इस चीज में। उसमें मेरे को मेरी एक प्रोफेसर मिली, एंड शी वाज वेरी गुड एट राइटिंग रिसर्च पेपर्स। उनके काफी अच्छे रिसर्च पेपर्स थे, वो ब्लॉकचेन में लिखते थे। तो उन्होंने मेरे को और मेरा एक फ्रेंड था उनको इनवाइट किया, हमने एक कॉन्वर्सेशन किया, और उन्होंने ही हमें बताया सबसे पहले कि रिसर्च पेपर्स नाम की चीज होती है कोई, और उसको लिखते हैं। और आपको मैं बताऊँ तो, अगर कि स्टार्टिंग जब हमने रिसर्च पेपर के बारे में हमें जब पता चला था, तो हमने सोचा था कि अरे ये तो लिख ही लेंगे, ये तो क्या है, लिखना ही तो है। एंड हमें मतलब हमारी इंग्लिश ठीक ठीक थी, तो हमने सोचा अरे लिख देंगे थोड़ा, अब तो चैट जीपीटी वगैरह भी है ना, अब तो हो ही जाएगा आराम से। तो हमने रिसर्च पेपर लिखना जो शुरू किया था ना, वो सितंबर में शुरू किया था। और हमने लिखने की कोशिश की, और हमें समझ ही नहीं आया कि लिखे कैसे, मतलब एक फॉर्मेट भी मिल गया, समझ आ गया कि अच्छा ऐसे है, पर हमें समझ ही नहीं आ रहा था लिखना शुरू कैसे करें। क्योंकि एक बहुत ही टेक्निकल चीज लिखनी होती है, उसमें आप एक्यूरेट ऐसे कुछ भी कहानी नहीं लिख सकते जैसे आप इंग्लिश के पेपर में लिखते हो। हमें समझ ही नहीं आया, उसमें डायग्राम्स होता है, उसमें वर्क फ्लो बताना होता है, उसमें आपको पूरा अपना एल्गोरिदम बताना होता है कि आपने क्या किया, हमें समझ ही नहीं आया। तो जब ये नहीं समझ आया, हमने कहा अरे अब तो नहीं होगा, छोड़ दो। पर फिर क्या हुआ कि एक टर्निंग पॉइंट आया नवंबर में।
नवंबर में ना हम लोगों ने ना उस टाइम पे कम से कम 4-5 रिसर्च पेपर्स अच्छे जो Q1 रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको पढ़ा और उनको समझने की कोशिश की, क्योंकि उनमें काफी बार ऐसे एल्जेब्रा वगैरह के जो होते हैं और IEEE के उनमें काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है कभी कभी, और बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स होती है जो आपको समझ ही नहीं आती। पर नवंबर में हम लोगों ने ना जब उसको कनेक्ट करना शुरू किया तो हमने ये देखा कि जो फॉर्मूला मैथमेटिक्स है ना, वो कहीं ना कहीं अगर आप रिलेट करोगे तो जो ओरिजिनल चीजें हैं उन्हीं से डिराइव्ड है। जैसे हम अगर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का देखें तो कहीं ना कहीं ग्रेडियंट डिसेंट, F1 स्कोर और ये सारे जो इनकी मैथमेटिक्स है उसी से डिराइव्ड होगी अगर कोई रिसर्च पेपर होगा। तो जब ये चीज हमने थोड़ी ऑब्जर्व करनी शुरू की ना तो हमें धीरे धीरे समझ आया कि अच्छा ओ ऐसे लिखते हैं रिसर्च पेपर। तो मतलब हाँ, फिर हमने कहा चलो लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना शुरू किया, तो अगर मैं अपना अभी सबसे पहला रिसर्च पेपर खोल के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या लिखा है हमने, बहुत ही बुरा लिखा हुआ है। बट जब हमने लिखना शुरू किया तो ना हमने लिखा और शायद 2 हफ्ते में हमने एक कॉन्फ्रेंस टाइप का पेपर बना दिया। 2 हफ्ते में कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर था वो, और वो ठीक पेपर था। तो वो हो गया, हमने सबमिट कर दिया। और वो पेपर हमें लगा कि ठीक ठीक होगा, चलो हम बहुत खुश थे कि चलो पहला पेपर सबमिट कर दिया। वो हो गया पेपर रिजेक्ट। और फिर तो हमें लगा यार ये कैसे हो गया। फिर उसका हमने रिव्यू पढ़ा और फिर हमें समझ आया कि एक रिव्यूअर कैसे रिव्यू करता है पेपर को और उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है। और जब हमें ये समझ आ गया ना कि क्या क्या चीजें उसमें देखी जाती है तो हमें पता था कि हमें क्या क्या चीजें दिखानी है पेपर में। और उसके बाद हमने लिखना शुरू किया पेपर्स को, रिसर्च पेपर्स को, और उसके बाद हमारे अभी तक लकीली कोई भी कॉन्फ्रेंस पेपर रिजेक्ट नहीं हुआ। और आपने जैसे पूछा कि मेरे कितने रिसर्च पेपर्स अभी तक हो गए हैं, तो मैं 3-4, हमारा लोग का ग्रुप है, हम 3-4 लोग साथ में लिखते हैं। तो ऐसा रहता है कि कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम था, बट अभी हमारा कोऑर्डिनेट अच्छा हो गया है। तो हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग अगर एक बार मॉडल हमारा रेडी हो गया तो हमें पेपर लिखने में 1 हफ्ता लगता है ऑलमोस्ट। बीच में हमारा एकेडमिक्स भी होता है, मेरी इंटर्नशिप वगैरह भी होते हैं, काफी सारे काम होते हैं। तो कभी कभी हम बीच बीच में नहीं कर पाते। तो अभी अप्रोक्सीमेटली मेरे 4 कॉन्फ्रेंस पेपर जो कि स्कोपस इंडेक्स्ड है और सारे, है ना, और अच्छी कॉन्फ्रेंसेज में स्प्रिंजर की एक्सेप्टेड है। 3 बुक चैप्टर्स एक्सेप्टेड है। एंड अभी मैंने 2 जर्नल्स सबमिट कर दिए जिनका रिव्यू वेट कर रहे हैं। रिव्यू। जी। तो रिसर्च पेपर का ये मतलब जो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में बीटेक में बहुत काम आते होंगे। हाँ। आपने Q1 रिसर्च पेपर मेंशन किया, मैं स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। एज आई हैव डन PhD तो डेफिनेटली आई नो अबाउट द रिसर्च वेल। सो Q1 रिसर्च पेपर मतलब जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, पहली बात अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो जो भी आपने काम किया दैट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब उसमें भी जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं कि IIT सबसे बड़ा कॉलेज, उसके नीचे NIT, वैसे ही Q1 इज द सबसे बड़ा स्टेटस ऑफ द रिसर्च पे, मोटा मोटा ये बात है। आई एम राइट? जी। है ना? तो रिसर्च पेपर लिखने से जैसे किसी भी कंपनी में आप अपनी प्रोफाइल इंटर्नशिप के लिए भेजते होंगे, सो दे इट मस्ट बी वेरी इम्पैक्टफुल, तो ऐसा महसूस करते हैं आप इस चीज को? जी, मतलब उनको लगता है कि अगर आपने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है तो आपको डेफिनेटली नॉलेज तो होगी ही इस टॉपिक के बारे में, तभी आप एक चीज लिख पाए। क्योंकि मतलब रिसर्च पेपर 1-2 पेजेस के नहीं होते हैं। आपको कम से कम अच्छा अगर रिसर्च पेपर लिखना है तो 15-20 पेजेस तक वो चला ही जाता है। और वो चीज आपको लिखनी है तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, और तभी वो सेंस भी बनाएगा। एक वर्क फ्लो मैटर करता है, ऐसे आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अगर आप पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे फिर उसके बाद ही आप मेथडोलॉजी देंगे, तो मेथडोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि कैसी चीजें वर्क कर रही है, आप तभी तो लिख पाएंगे उस। तो जब आप ये चीजें करते हैं और उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, और अगर आपको अच्छा Q1 में तो आपकी नोवेल्टी बहुत मैटर करती है। नोवेल्टी के बिना आपका पेपर एक्सेप्ट के मतलब देखेंगे भी नहीं। तो जब आप ये चीजें देखने शुरू करते हो तो आप इम्प्लीमेंट अगर करते हैं ये चीजें, तो एक कंपनी या फिर एक कोई भी इंटरव्यूअर के पास भी ये मैसेज आता है कि अगर इसको इतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी आता पर इसको नॉलेज तो होगी ही होगी इस बारे में। तो जब उनको आता है तो वो कहते हैं यार एक बार बात करके देख लेते हैं इस इंसान से कि शायद कुछ अच्छा ही हो। राइट। सो जैसे अभी आप
का आगे क्या, मतलब आगे और कुछ भी चीजें और पाइपलाइन में जो सोच रहे हैं करने वाले हैं, इतना कुछ किया है? बहुत कुछ है ऐसे तो अभी मैंने अभी मैं सोच रही हूँ कि जी सॉक होता है हमारा, गूगल समर ऑफ कोड, उसके लिए मैं कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करने का सोच रही हूँ कि अगर उसमें मैं सेलेक्ट हो जाऊँ तो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट करने का सोचा है। काफी लोगों को लगता है कि जी सॉक के लिए आपको बहुत ज्यादा कोडिंग आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। काफी सारे इश्यूज जो होते हैं, काफी सारे जो कोडिंग आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो उस बेसिक लेवल के भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग, काफी लोग सोच के ही रुक जाते हैं कि अरे इतनी ज्यादा तो हमें आती ही नहीं है। मेरे को लगता है कि स्टार्ट करना जरूरी है, फिर रास्ता खुद ही बन मिलता जाता है आपको। आप अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, क्या करूँ पहले, क्या ना करूँ, अरे कुछ भी एक चीज स्टार्ट करो आप, होने लग जाएगी खुद ही। तो वही है कि अभी मेरे को भी चीज सॉक की, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रही हूँ और अभी मेरे को उनके कोड बेस के बारे में भी इतना कुछ नहीं पता है। बट हाँ, यही है एक माइंडसेट अभी फिलहाल के लिए कि जो भी होगा समझने की कोशिश करेंगे और जो बेसिक बेसिक्स हैं उनसे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। और बस एक फिर आखिरी सवाल आपसे, हम्म, इतना सब आप साथ में करते हैं, इंटर्नशिप भी करते हैं, रिसर्च पेपर, अभी आपने एक नई चीज भी और बताई, तो एकेडमिक्स को कैसे मैनेज करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट जिनके हम लोग टच में रहते हैं उनके साथ बड़ा इश्यू रहता है कि सर कॉलेज में मिड सेम होता है, क्विज होता है, असाइनमेंट होता है, टाइम ही नहीं मिलता है। तो कैसे आप कैसे काउंटर करते हैं, और आपका क्या एडवाइस है अपने कलीग्स को जो पूरे इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, शायद आई होप कि ये वीडियो देखेंगे? जी। तो अकेडमिक्स को ना हम लोग ना मोस्टली हमारा पर्सपेक्टिव गलत रहता है एकेडमिक्स की तरह। हम रहते हैं कि अरे ये तो आउटडेटेड है, ये तो हमें आएगा ही नहीं। वो आउटडेटेड चीजें भी ना कहीं बहुत ज्यादा क्लिक करती हैं आपको, आप माने ना माने। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने सीओए मैंने पढ़ा, तो उससे मुझे ये समझ आया कि कैशिंग कैसे वर्क करती है, कैसे हम अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मेमोरी एफिशिएंट बना सकते हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं जब आप एकेडमिकली देखेंगे ना तो कनेक्ट हो जाती है। और आपको ना एकेडमिक्स को ऐसे साइड लाइन करके नहीं चलना है। आपको क्या करना है कि आप ज्यादा टाइम मत दो, क्लासेस जाओ बस, सिर्फ क्लासेस चले जाओ। और क्लासेस भी इतनी नहीं होती है, क्लासेस के बीच में आपके ब्रेक्स होते हैं, लैब्स होती है, वहां पे आप ये सब चीजों के बारे में रिसर्च करो, मतलब ढूंढो कि कैसे कैसे वर्क करती है चीजें। और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो एक चीज होती है कि आपको अपने आसपास कम से कम एक दो तीन लोग ऐसे ढूंढने हैं जो आपके जैसे ही माइंडसेट के हो। कि बहुत ही ज्यादा क्रूशल चीज है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम अकेले कर लेंगे, बट मेरा जैसे जो है वो है कि अगर मैं किसी दिन मेरा मन नहीं कर रहा तो वो लोग मेरे को बोलेंगे कि नहीं करना है। और जब हम ना किसी को अपने वर्ड देते हैं ना फिर तो कहीं ना कहीं हम उसको अपने अकाउंटेबल भी रखते हैं कि नहीं यार मैंने बोला है तो करना पड़ेगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी चाहे हम ऐसे ही सोच ले कि यार वो क्या सोचेगा कि ये भी नहीं कर पाई। तो मुझे तो लगता है कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि नजर लग जाएगी, ये सबसे ज्यादा बेटर है अगर आपको कुछ करना है ना तो आप उसको 10 लोगों को जाके बता दो कि मैं तो ये करूंगा। और फिर जब आप बोल दोगे ना तो आपको लगेगा यार वो बेइज्जती हो जाएगी, अब तो करना ही पड़ेगा। और फिर वो कहीं ना कर देते हो आप, आपको भी नहीं पता चलता कि आप कर ही देते हो उसको कहीं ना कहीं। तो अकेडमिक्स के लिए ना मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि आपको टीचर्स से एक तो अच्छे से रहना चाहिए, बॉन्ड्स अच्छे रखने चाहिए, कभी भी किसी टीचर्स को ईगोइस्टिक तरीके से हैंडल नहीं करना चाहिए, अच्छे से रहें। जो सब्जेक्ट्स क्रूशल होते हैं आपके, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स आता है और डीएसए वगैरह तो हमारे पास आते ही है, तो उन चीजों पे आपको फोकस रखना है। और बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कभी कभार हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनवायरमेंटल स्टडीज, ये ऐसे सब्जेक्ट्स भी आते हैं। इन सब्जेक्ट्स पर आप इतना फोकस ना करो, बस क्लास ही अटेंड कर लो सिर्फ, जिससे कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो, इतनी क्लास अटेंड कर लो। और बेसिकली एग्जाम से एक दो दिन पहले भी अगर आप पढ़ोगे तो हो ही जाते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इथिकल हैकिंग वगैरह, अगर हमारे पास हो, अगर हम वो वाली फील्ड है, तो ये सब्जेक्ट्स अगर थ्योरी आप, मतलब ये स्किल्स अगर आप सीखेंगे ना तो कहीं कनेक्ट होके आपको समझ ही आ जाएगा कि वो चीजें कैसे वर्क कर रही है। तो मेरे को लगता है कि आपको सबसे पहले अपने आप को स्किल पे फोकस करना है। अगर आपके स्किल्स अच्छे हो गए ना धीरे धीरे तो आपको अकेडमिक्स वाली चीजें खुद ही कोप अप होने लग जाएगी आराम से, क्योंकि आपका माइंड सेट बिल्ड हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्ड हो जाएगी, तो आपको समझ आने लग जाएगा कि अच्छा इस चीज को, जो 2 घंटे की चीज है उसको 20 मिनट में कैसे करना है। तो आप खुद ही करने लग जाओगे। और इंजीनियरिंग यही सिखाती है शायद आपको कि आपको एक दिन रात पहले पूरे सिलेबस कैसे कवर अप करना है।
और वो चीज़ जब आप सीख जाते हो ना, तो फिर हो ही जाता है सब कुछ। मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशन आई हैड इन इयर्स विद एनीवन हु इज इन लाइक सेकंड ईयर थर्ड ईयर, मतलब ऑफ ए स्टूडेंट जो अभी भी स्टूडेंट है। और मतलब लास्ट मैं बस यही कहूंगा कि ये वीडियो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को देखना चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे वो मैकेनिकल सिविल किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आई एम सो अमेज टॉकिंग टू यू, जैसे स्टंट, मतलब बिल्कुल मैं कह सकता हूँ बिल्कुल स्टंट है। सो चित्रा, थैंक यू वेरी मच। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये इंटरेक्शन किया। मैनी स्टूडेंट्स आई हैव बीन लाइक, इवन बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, बट व्हेन वी आस्क देम टू फेस द कैमरा वो वहीं पे नहीं, वी कैन नॉट। सो योर कॉन्फिडेंस लाइक स्टनिंग, लाइक आई एम जस्ट स्टन, जस्ट अमेज्ड कि और हर स्टूडेंट को बिल्कुल आपकी तरीके से अगर होने की कोशिश करे तो हमारा देश बदल जाए। मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को फ्री तरह से होना है, तो बस उसको एक ही चीज अपने माइंड में रखनी है कि मुझे ये करना है, और लोग क्या सोचते हैं और या फिर मुझे कोई इसमें सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये करना है, मुझे इतना पता है और करना ही है। तो ऐसे जब आप लोगों को बोल दोगे ना, तो आपको लोग खुद ही मिल जाएंगे ऐसे जो आपको सपोर्ट करेंगे ये करने में, अचीव करने में जो आपको अचीव करना है। लेकिन सबसे पहले उनको सोचना पड़ेगा, जैसे आपने सोचा। जब तक हाथ पैर नहीं मारेंगे तब तक नहीं होगा। जैसे आपने लिंक्डइन पे मैसेज किया, सब कुछ किया। आई होप ऑल सबने ये वीडियो देखा। सो चित्रा, अगेन थैंक यू वेरी मच, and hopefully after this video we'll have some questions over the comments, and then again I would request you कि एक और interaction हम करें, basically to answer those things, ठीक है जी। right? So thank you Chitra, we'll see you again. ओके, थैंक यू।